हेलो फ्रेंड्स, कहानी पुरानी की इस बेहद खूबसूरत दुनिया में मैं अक्षरा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शर्लॉक होम्स की एक बेहद रोमांचक कहानी, द एडवेंचर ऑफ द ग्लोरिया स्कॉट। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्दियों की उस शाम डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स के पास करने को कुछ खास नहीं था। शर्लॉक ने अपना पाइप सुलगा रखा था। वो धीमे धीमे उसके कश ले रहा था। डॉक्टर वॉटसन अलाव पर हाथ ताप रहे थे। फुर्सत के पलों को वे अक्सर ऐसे ही एंजॉय करते थे। एकाएक डॉक्टर वॉटसन के दिमाग में एक विचार कौन था। मुझे याद है डॉक्टर के रूप में मेरा पहला केस, डॉक्टर वॉटसन ने आगे कहा। वो एक घायल फौजी जवान था। उसकी एड़ी में गोली लगी थी। वो दर्द से तड़प रहा था। मुझे ऑपरेशन करके उसके पांव में लगी गोली को निकालना था। उस वक्त मेरे हाथों में कुछ कंपन था, मन में कुछ घबराहट थी, लेकिन विश्वास भी था कि यह मेरा काम है, मैं इसे पूरा कर लूंगा। मैंने अपने पहले काम को पूरा किया। गुड, तुम्हारे उसी विश्वास ने तुम्हें आज एक अच्छा डॉक्टर बनाया है। हाँ, पर मैंने अपनी तारीफ सुनने के लिए यह सब नहीं बताया। जानता हूं मैं तुम्हारे नेचर को अच्छी तरह। तुमने ये बात अपनी तारीफ करवाने के लिए तो मुझे नहीं बताई होगी। यकीनन तुम मुझसे यह बात जानने के लिए उत्सुक होंगे कि मेरा पहला केस क्या था। चलो, जब जिक्र छेड़ा ही है तो बताता हूँ। इतना कहने के साथ ही शर्लॉक उठा और लगभग 1 फुट लंबा एक सिलेंड्रिकल पुराना सा एक डिब्बा उठाकर लाया। ये एक बड़े पाउडर के डिब्बे की तरह था। उसका ढक्कन ऊपर से बंद था। शर्लॉक ने कुछ ताकत लगाकर अपने नाखूनों की मदद से डिब्बे का ढक्कन खोला। डॉक्टर वॉटसन जानते थे कि कुछ रोमांचक होने जा रहा है। वो शर्लॉक की गतिविधि को ध्यान से देख रहे थे। डिब्बे में कुछ पेपर्स फोल्ड किए हुए रखे थे। शर्लॉक ने अपनी उंगलियों में फंसाते हुए एक रोल किए हुए कई पेपर्स में से एक पेपर को बाहर निकाला। ये है मेरे जीवन की वो कत्ल पहली जिससे मेरा पहली बार एक डिटेक्टिव के रूप में सामना हुआ। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग, लाओ दिखाओ। डॉक्टर वॉटसन ने वह पेपर शर्लॉक के हाथ से ले लिया और उसे देखने लगा। उस पर कुछ लिखा था। खेल खिलाड़ी खत्म अनाड़ी हो जुगाड़ी, चुका लंदन है। हडसन अंग्रेज ने बर्बाद सब किया, कुछ भी बता नहीं दिया छोड़ा है। अपनी लेकर जान मुर्गी बचाओ। ये क्या है? उन शब्दों को पढ़ते हुए डॉक्टर वॉटसन की खोपड़ी घूम गई थी। वो बार बार उन लाइंस को पढ़ने लगा, बार बार उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। शर्लॉक उसकी हालत पर मुस्कुरा रहा था। सब कुछ बहुत आसान है, कोशिश करो, पहली में कुछ मुश्किल नहीं है, शर्लॉक ने कहा। डॉक्टर वॉटसन ने हथियार डालते हुए कहा, यार अब कुछ बताओ तो। इससे पहले मैं तुम्हें इस पहली के बारे में कुछ बताऊं, तुम्हें कुछ और भी जानना चाहिए। फिर आगे बोला, डॉक्टर वॉटसन, तुम तो जानते हो कि मैं कितने रिजर्व नेचर का इंसान हूँ। उन दिनों भी मैं ऐसा ही था, ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करता था। इस कारण मेरा अपना सामाजिक दायरा काफी तंग था। उन्हीं दिनों संयोग से मेरी मुलाकात हुई मिस्टर विक्टर ट्रेवर अर्थात जूनियर ट्रेवर से। इसमें संयोग ऐसा था कि उस दिन वॉक करते करते उसके कुत्ते ने मुझे काट लिया था। मैं 10 दिनों तक अस्पताल में रहा। इसी बीच विक्टर जूनियर हर रोज अस्पताल में मेरा हालचाल पूछने आता था। इससे हमारे बीच दोस्ती सी हो गई थी। फिर जब मैं ठीक हुआ तो उसके साथ लगभग 1 महीने तक डोनेथोर्पे में रहा। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। विक्टर ने मुझे स्वस्थ देखकर खुशी व चैन की सांस ली थी। वहां उसने मुझे अपने पापा ट्रेवर सीनियर से मिलवाया। शर्लॉक ने आगे कहा, मैंने एक प्राइवेट जासूस के रूप में जब उन्हें अपना परिचय दिया तो ट्रेवर सीनियर को लगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। उसने मुझे घूरते हुए कहा, वेल मिस्टर शर्लॉक होम्स, यदि आप इतने ही जीनियस जासूस हैं तो मुझे देखकर मेरे बारे में कुछ बताएं। और उनके होठों पे एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। ये मेरे लिए भी एक चुनौती की तरह था, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा कहा था। मैं घमंडी नहीं था, लेकिन चूंकि ये मेरा प्रोफेशन भी था, इसलिए मैंने उसे सामान्य सी बात मानते हुए ट्रेवर सीनियर के बारे में बताना शुरू किया।
मिस्टर ट्रेवर, आप किसी से डरते हैं? क्या मतलब? उसके होठों से अचानक जैसे हंसी गायब हो गई। आपकी आंखों में इस डर की परछाई को साफ देखा जा सकता है मिस्टर ट्रेवर सीनियर। आपकी आंखें एक अनजान भय से सहमी सहमी सी रहती हैं। मेरी बात सुनकर मिस्टर ट्रेवर कुछ बेचैन से नजर आए। मैंने आगे कहा, आप शरीर से हट्टे कट्टे होते हुए भी अपने साथ एक भारी वॉकिंग स्टिक यानी छड़ी रखते हैं, शायद उस अनजान खतरे से अपनी सुरक्षा के लिए। आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी भेड़िए के चंगुल में फंसे हैं और वो कभी भी आप पर जानलेवा हमला कर सकता है। इस पर उसने बताया, हाँ मिस्टर शर्लॉक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ समय पहले मैंने पोचर्स के एक गैंग को पकड़ाया था। वो एक खतरनाक गैंग था। मुझे उससे धमकियां भी मिली, इसलिए इस छड़ी को आत्मरक्षा के लिए मैं अपने साथ रखता हूँ। हालांकि ये छड़ी पूरी सुरक्षा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आगे बताना शुरू करा, बॉक्सिंग आपका फेवरेट गेम है। अरे, जूनियर ट्रेवर चौंका। यह तुमने कैसे जाना? तुम्हारे पापा के कान देखकर। जरा देखो तो इन्हें, ये बॉक्सिंग के पन से चपटे हो चुके हैं। उसकी बात सुनकर मिस्टर ट्रेवर सीनियर मुस्कुराए बिना न रह सके। उन्होंने उसकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन की तारीफ की। आखिर में मैंने उन्हें बताया कि आपका संबंध जे.ए. नाम के किसी इंसान से रहा है, जिसे अब आप पसंद नहीं करते हैं। यह सुनते ही ट्रेवर सीनियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उसके हाथ पांव फूल गए, वो जैसे सदमे में चला गया। उसकी टांगे इस तरह कांप गईं जैसे वो गिर पड़ेगा, और वो सचमुच गिर ही पड़ा। यह देखकर विक्टर जूनियर और मैं भी घबरा गए। वो भागकर कुछ पानी लाया और पानी के छींटे मारने पर उन्हें तुरंत ही होश भी आ गया। होश में आने पर उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी कि उनकी वजह से मुझे परेशानी हुई। उन्होंने एक बार फिर मेरी तारीफ की। विक्टर जूनियर ने मुझसे पूछा, लेकिन तुम्हें ये जे.ए. वाली बात का पता कैसे चला? इनकी शर्ट की अस्सी ने ऊपर को फोल्ड है और कलाई पे जे.ए. के इनिशियल गुदे हुए साफ दिख रहे हैं, जिन्हें मिटाने की भी पूरी कोशिश की गई है। कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसी से मेरी ये थ्योरी बनी। यदि इनके संबंध आज भी इस नाम से अच्छे होते, तो ये उन इनिशियल्स को मिटाने की कोशिश ना करते। शर्लक होम्स की बातें सुनते हुए डॉक्टर वॉटसन भी मन ही मन उनकी काबिलियत की तारीफ किए बिना ना रह सके। आगे सुनो, शर्लक होम्स ने बताया। इसके बाद जैसे उनके शब्द ही खत्म हो गए थे। उन्हें मेरी योग्यता पर कोई संदेह ना रहा। फिर एक शाम जब हम लॉन में बैठे थे, तो ट्रेवर के नौकर ने आकर किसी के आने की खबर ट्रेवर सीनियर को दी। कोई उनसे मिलना चाहता था। हम तुरंत ही उसे देखने बाहर गए। ट्रेवर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस आदमी को नहीं पहचाना था। वो एक मझली कद का इंसान था। उसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे। उसकी दाढ़ी कुछ बढ़ गई थी। वो बेहद बदहवास बेहाल सा जान पड़ रहा था। उसके पास से ब्रांडी की तेज गंध आ रही थी। मैंने अनुमान लगाया कि वो शिप पर काम करने वाला एक नाविक था। ट्रेवर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? उनके ऐसे सवालों पर आगंतुक के चेहरे पर कठोर भाव आ गए। उसने घूरकर ट्रेवर को देखा, फिर बोला, क्या तुम सचमुच मुझे नहीं पहचान रहे? ध्यान से देखो मुझे। ओह, क्या तुम हडसन हो? शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे खुशी हुई कि 30 साल पुराने हमारे रिश्तों को तुम नहीं भूले। वो मुस्कुराया तो उसके पीले गंदे दांत भी दिखाई पड़े। वो आगे बढ़ाया, फिर बोला, मैं यहाँ कुछ दिन रुकना चाहता हूँ, यदि तुमको कोई एतराज ना हो। फिर मैं मिस्टर बेडोस के पास जाऊंगा। उम्मीद है आप उन्हें भी भूले नहीं होंगे। यह सुनते ही ट्रेवर सीनियर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जब तक तुम चाहो यहाँ रुक सकते हो। मैंने उन दोनों की मुलाकात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके बाद अगले दिन मैं ट्रेन पकड़कर लंदन वापस लौट आया और अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर करीब एक माह बाद मुझे विक्टर जूनियर का एक टेलीग्राम मिला। वो किसी परेशानी में बुरी हालत में था। वो मेरी मदद चाहता था। मैं उसे इनकार नहीं कर सका। वो मुझे स्टेशन पर लेने आया। हम घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में उसने बताया कि सारी परेशानी की शुरुआत हुई थी उस नाविक हडसन के आने के बाद, जो उनके साथ एक रिफ्यूजी की तरह रह रहा था। उसने बताया कि मेरे पापा ने उसे बागवानी के काम पर लगा दिया था। मैंने पापा को हमेशा उससे दबते पाया। पता नहीं क्यों वो उससे हमेशा डरे रहते थे। उसे बागवानी का काम पसंद नहीं आया।
तो उन्होंने उसकी इच्छा सोच से बटलर बना दिया। बटलर बनने के बाद वो दूसरे नौकरों पर हुक्म चलाने लगा। उसे ऐसा करने से रोकने की बजाय पापा ने उसे और शह दी और उसकी सैलरी बढ़ा दी। पापा से उसका व्यवहार बहुत गलत होता जा रहा था। एक दिन उसने मुझसे भी बदतमीजी की, जिससे नाराज होकर मैंने उसे मार पीट कर किचन से बाहर निकाल दिया। वो आग बबूला होकर घर छोड़कर जाने लगा। पापा ने यह सुना तो वो उसे मनाने लगे। उन्होंने मुझे उससे माफी मांगने को कहा, लेकिन मैंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। वो यह कहता हुआ चला गया कि अब वो बेडोस के यहाँ जाकर रहेगा। मेरे पापा ने दयनीय निगाहों से मेरी तरफ देखा। शायद मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने उसकी बदतमीजियों को और बर्दाश्त न करने का फैसला कर लिया था। उसके चले जाने के बाद मैंने पापा को काफी अपसेट देखा। वो अपने कमरे में चले गए थे। मैं ध्यान से विक्टर की बातों को सुन रहा था। मैंने हडसन को पहले विक्टर सीनियर के साथ देखा था। उसका व्यवहार मुझे भी अजीब लगा था। उस वक्त भी उसने किसी बेडोस का जिक्र किया था। उसने आगे बताया, कुछ दिन बाद पापा को एक लेटर मिला। लेटर हैम्पशायर से भेजा गया था। उस पत्र ने जैसे पापा पर कहर सा ढाया। उसे पढ़ते ही पापा की सांसें तेज गति से चलने लगी। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे सकते में खड़े रह गए। उनका जिस्म पसीने से नहा गया। धड़कनें जैसे उनके सीने पर चोट कर रही थी। उसके बाद वो खड़े न रह सके। जरूर उन्हें हार्ट अटैक आया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। डॉक्टर्स का कहना था कि वो अधिक समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। तब मैं उन्हें एक डॉक्टर की देखरेख में घर ले आया। तभी घोड़ा गाड़ी ने गली में प्रवेश किया। उसके घर के आगे कुछ लोगों की भीड़ लगी थी। दोनों का दिमाग किसी अनजानी आशंका से डर गया। डॉक्टर ने बताया कि विक्टर के स्टेशन के लिए निकलते ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने बताया कि मरने से पहले वे कुछ देर के लिए अपने पूरे होशो हवास में आए थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ जरूरी पेपर्स विक्टर जूनियर के लिए अपनी जापानी कैबिनेट में रखे थे। ट्रेवर जूनियर अपने पापा के अंतिम संस्कार की क्रियाओं को निपटाने में जुट गया और इसके बाद मैंने उस लेटर को पढ़ा जो हैम्पशायर से आया था। इसी पत्र को पढ़ने के बाद ही ट्रेवर सीनियर की वैसी हालत हुई थी। इसी के साथ ही मेरी भी आंखें अचानक गोल हो गईं। जल्दी ही विक्टर भी वहां आ गया। मैंने उसे वो लेटर दिखाया। विक्टर उसे पहले ही देख चुका था। पत्र की भाषा उसके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी थी। वह पत्र वही था जिसे पढ़कर डॉक्टर वॉटसन की भी बुद्धि चकरा गई थी। मैंने विक्टर के कहने पर उसके सामने भी उसे पढ़ा। खेल खिलाड़ी खत्म, अनाड़ी हो जुगाड़ी, चुका लंदन है। हडसन अंग्रेज ने बर्बाद सब किया, कुछ भी बता नहीं दिया छोड़ा है। अपनी लेकर जान मुर्गी बचाओ। आखिर क्या मतलब है इसका? विक्टर ने पूछा। मैं इसे डिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। विक्टर मुझे लेकर जापानीज कैबिनेट में पहुंचा। मरने से पहले उसके पापा ने कुछ पेपर्स वहां रख छोड़ने की बात की थी। मुझे देखना होगा कि आखिर वो पेपर्स कैसे हैं। विक्टर उन पेपर्स को खंगालता रहा। मैं उन शब्दों को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। सहसा विक्टर माथे पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे सांत्वना देना चाहता था। मैंने कहा, मैंने हैम्पशायर से आए इस पत्र को डिकोड कर लिया है। विक्टर की आंखों में अभी भी आंसू थे। मैंने कहना शुरू किया, वास्तव में पत्र भेजने वाला तुम्हारे पापा को आने वाले किसी खतरे से आगाह करना चाहता था। एक नजर में पढ़ो तो इस पत्र का कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन हर एक शब्द के बाद एक शब्द छोड़कर अगर इसे पढ़ा जाए तो इसका मतलब साफ हो जाता है। खेल खिलाड़ी खत्म, अनाड़ी हो जुगाड़ी, चुका लंदन है। हडसन अंग्रेज ने बर्बाद सब किया, कुछ भी बता नहीं दिया छोड़ा है। अपनी लेकर जान मुर्गी बचाओ। अब एक शब्द को छोड़कर अगर इसे पढ़ा जाए तो अर्थ कुछ इस प्रकार बनता है, खेल खत्म हो चुका है। हडसन ने सब कुछ बता दिया है, अपनी जान बचाओ। विक्टर जूनियर ने हामी भरी। हाँ, पापा ने मेरे लिए यहाँ जो पत्र मेरे नाम से छोड़े हैं, उन्हें पढ़ने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि इस पहेली में ऐसा ही कुछ रहा होगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि तुम्हारे पापा को ये पत्र किसने भेजा है। तुम बताओ कि आखिर तुम्हारे पापा ने क्या लिखा है उन पत्रों में। शायद इन्हीं से कुछ जानकारी मिल सके। अब मैं कह सकता हूँ कि पापा को वह पत्र इवान ने लिखा है। पापा ने अपने पत्रों में उसका जिक्र किया है। पापा ने अपने गुनाहों को कबूल किया है। कैसे गुनाह?
मैं पढ़कर ही बताता हूँ, विक्टर बताने लगा। प्यारे बेटे विक्टर, आज मैं तुम्हें जिस सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहा हूँ उसे जानकर प्लीज मुझसे नफरत ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा असली नाम वो नहीं जो दुनिया और तुम जानते हो। मेरा असली नाम है जेम्स आर्मिटेज उर्फ जे.ए। यह पंक्तियां सुनते हुए शर्लॉक के होंठ गोल हुए। उसे ट्रेवर सीनियर की कलाई पर गुदे हुए नाम के उन इनिशियल्स के टैटू का रहस्य समझ में आ गया था जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। विक्टर ट्रेवर जूनियर ने आगे कहा, मैं बैंक में काम करता था। लंदन की ब्रांच में काम करते हुए मैंने बैंक के फंड्स का गलत उपयोग किया। मैंने कुछ पैसों को निकाल लिया। सोचा था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो फंड को पूरा कर दूंगा। एक तरह से यह चोरी ही थी। मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ दिया। मैंने अपनी पहचान बदलने का फैसला किया। मैंने अपनी कलाई पर गुदे हुए अपने इन इनिशियल्स को मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हुआ। मैं सोचता था कि इस प्रकार मैं कानून को धोखा देने में सफल हो जाऊंगा, मगर यह मेरी भूल थी। कानून के लंबे हाथ मेरी गर्दन तक आ पहुंचे। मुझे ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया। उस शिप में 37 और भी अपराधी थे, अधिकतर वैसे व्हाइट कॉलर अपराधी जिन्होंने मेरे जैसे ही अपराधों को अंजाम दिया था। उस शिप का नाम था ग्लोरिया स्कॉट। उन्हीं में जैक नाम का इंग्लैंड का कुख्यात धोखेबाज भी था। उसने मुझे बताया कि वे सब मिलकर शिप पर कब्जे की योजना बना रहे हैं और मुझे भी उनका साथ देना होगा। वे मुझे ट्रेवर के नाम से ही जानते थे क्योंकि मैंने उन्हें अपना असली नाम नहीं बताया था। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सका क्योंकि उस सूरत में वो पहले मुझे ही अपने रास्ते से हटा सकते थे। उसने मुझे सेल के दूसरे अपराधियों से भी इस बारे में बात करने को कहा। उस सेल में मेरी मुलाकात हुई इवान से। इवान ठगी के मामलों का मास्टर था। वो इस काम के लिए तुरंत तैयार हो गया। मेरी भी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। शिप का एक आदमी चैपलिन भी उस काम में जैक की मदद कर रहा था। उसने उन सब अपराधियों को गने उपलब्ध करवा दी थी, लेकिन सब कुछ सोचे मुताबिक नहीं होता। योजना को अंजाम देने से पूर्व ही उनमें से एक अपराधी बीमार पड़ गया। डॉक्टर को बुलवाया गया। मरीज की जांच करते समय उनकी निगाह गन पर पड़ गई और उसने शोर मचा दिया। जैक ने अब देर करना मुनासिब नहीं समझा। सभी अपराधियों ने मिलकर शिप की सिक्योरिटी पर गोलाबारी करके शिप पर कब्जा कर लिया। तय किया गया कि हम लोग शिप को छोड़कर एक लाइफ बोट द्वारा भाग निकलेंगे, क्योंकि हो सकता था कि किसी ने ग्लोरिया स्कॉट की उस घटना की रेडियो सूचना अपने अधिकारियों तक भेज दी हो और उन्हें घेरने की कोशिश की जाए। ग्लोरिया स्कॉट को बारूद से नष्ट कर दिया गया। संयोग से हडसन नाम का एक शातिर चोर उस बोट में छूट गया। वो शिप के अधिकारियों के कीमती सामान पर हाथ साफ करने के चक्कर में था। उसे ब्लास्ट के समय उसके बाकी साथियों ने बोट के साथ ही नष्ट होते हुए देखा। उसके बाद सभी अपराधी बोट द्वारा भाग निकले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी बोट ज्यादा दूर नहीं जा सकी। वो तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गई। शेष का क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे और इवान को वहां से गुजरते हुए एक शिप ने बचा लिया। हमने शिप के अधिकारियों को अपने असली नाम न बताकर अपने बदले हुए नाम ही बताए। इवान ने अपना नाम बेडोज बताया था। हम लंदन आ गए और अपनी पहचान छुपाकर रहने लगे। वहां से हम अलग हो गए। हम नहीं जानते थे कि ग्लोरिया स्कॉट के ब्लास्ट में हडसन बच गया था। एक दिन हडसन ने इवान और मुझे एक रेस्तरां में मिलते हुए देख लिया। ना सिर्फ देख लिया बल्कि पहचान भी लिया। इसके बाद वो इवान के पास पहुंच गया। वो उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। उसने इवान से मेरा पता भी मालूम कर लिया। तब इवान ने मुझे वो खत लिखा जो कोडवर्ड में था। उस पत्र को देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि अब हमारा खेल खत्म हो गया। मैं वापस जेल जाने के डर से घबरा गया। बस यही सब मैं तुम्हें बताना चाहता था, ताकि मरते समय मेरी आत्मा पर कोई बोझ न रहे। तुम्हारा अभागा पिता। इतना पढ़ने के बाद विक्टर खामोश हो गया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। शर्लॉक होम्स ने उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इस घटना से पता चलता है कि अपराध 7 पर्दों में भी छुप नहीं सकता। कभी न कभी वो बेपर्दा होता ही है। इतना सब बताने के साथ ही शर्लॉक ने गहरी सांस लेकर डॉक्टर वॉटसन की तरफ देखा।
डॉक्टर वॉटसन ने कहा, ओह, तो यह थी तुम्हारे पहले केस की रोमांचक दास्तान। सचमुच रोचक थी। गिरगिट कितना भी रंग बदले रहता गिरगिट ही है। मतलब पहचान छुपाने से असलियत नहीं बदल जाती। तुमने यह नहीं पूछा कि बेडोज और हडसन का क्या हुआ? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बिना पूछे भी बताओगे। उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। सुनी सुनाई बातें यह है कि किसी ने कहा कि बेडोज उर्फ इवान ने हडसन को मार दिया था। किसी ने कहा कि दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए मारे गए। सच जो भी हो, हकीकत यह है कि इस सारे एपिसोड का अंत हो गया। शर्लॉक ने देखा कि उसके पाइप की आग ठंडी पड़ गई थी, तो फिर उसने फिर से उसे जलाया। डॉक्टर वॉटसन उसकी तरफ तारीफ भरी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि वो शब्दों की इस पहेली को अभी तक भी हल नहीं कर पाया था, जबकि शर्लॉक ने तब कितनी आसानी से उसे सॉल्व कर लिया था। सचमुच मास्टर डिटेक्टिव ऐसे ही नहीं था शर्लॉक होम्स।